Hi everyone, welcome to Pragyan IAS. So today we will start with the next lecture of 2014 PYQ, CSET PYQ. This is the first question on our screen. तो इसमें क्या पूछा गया है कि in which year is the average profit of A and B same. तो हमें वो ईयर बतानी है जिसमें एवरेज प्रॉफिट सेम हो. तो अगर हम फिगर को देखें, अगर हम फिगर को देख के एनालाइज करें तो इस साइड में वर्टिकली हमें क्या गिवन है, एवरेज प्रॉफिट इन थाउजेंड्स, एवरेज प्रॉफिट गिवन है. और इस साइड में ईयर्स गिवन है कि 1995 में कितना उसका एवरेज प्रॉफिट था, 96 में कितना, ऐसे 2000 तक हमें डाटा गिवन है. तो हमें इसको एनालाइज करके बताना है कि एवरेज प्रॉफिट ऑफ ए एंड बी किस ईयर में सेम रहा है. ठीक है, अगर मैं इस फिगर को थोड़ा जूम करके देखूं तो सेम ये ए का डाटा है और ये बी का डाटा है. ठीक है, अगर मैं इस फिगर को एनालाइज करके देखूं तो हमें क्या गिवन है, ये ए का डाटा गिवन है, ये वाला ए का गिवन है. ठीक है, और ये वाला बी का गिवन है, ये वाला. ठीक है, और दोनों का इस साइड में अगर हम वर्टिकली देखें तो एवरेज प्रॉफिट गिवन है थाउजेंड्स में, इस हॉरिजॉन्टली क्या गिवन है, ईयर्स गिवन है, किस ईयर में कितना एवरेज प्रॉफिट रहा है. ठीक है, इन दोनों को अगर हम देख के एनालाइज करके बताना है कि दोनों ईयर का कब सेम रहा है. तो सेम होने के लिए दोनों इंटरसेक्ट करनी चाहिए, एक जगह पे मैच करनी चाहिए. भाई यहाँ पे इसका एवरेज प्रॉफिट समथिंग 3000 रहा है 95 में ए का, बी का 4000 रहा है. ठीक है, तो अब दोनों ये ऊपर बढ़ रहा है, ये कांस्टेंट है. अगर ये यहाँ पे जाके मैच कर रहा है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे दोनों का एवरेज प्रॉफिट सेम रहा है. ठीक है, फिर ऐसे आगे बढ़े तो यहाँ पे भी एवरेज प्रॉफिट सेम होना चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट कितना है, 4000 है. किसका, 1996 में. किसका, ए का भी और बी का भी. तो हमें पूछा क्या गया था क्वेश्चन में, पूछा क्या गया था कि इन विच ईयर द एवरेज प्रॉफिट ऑफ ए एंड बी सेम. तो एवरेज प्रॉफिट ए बी का किस ईयर में सेम रहा है, 1996 में. ठीक है, हमने यहां से देखा 1996 में दोनों का यहाँ पे आ रहा है, दोनों ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे से मैच कर रहे हैं. कितना और प्रॉफिट कितना है, 4000. ठीक है, ठीक है. अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं. सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं हमसे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज प्रॉफिट ऑफ बी एंड ए इन द ईयर 1998. तो 1998 में क्या बताना हमें, डिफरेंस कितना है प्रॉफिट में. तो ये 1998 का डाटा है हमारे पास. 1998 में अगर हम ऊपर जाके देखें, 1998 में अगर हम ऊपर देखें तो ए का डाटा ये है, तो ये कहाँ है, समवेयर अराउंड 3400. ठीक है, और बी का डाटा कितना है, बी 4000. ठीक है, तो बी में और ए में कितना डिफरेंस है, 600 का, 4000 माइनस 3400. ठीक है, तो कितना डिफरेंस है, 600 का. तो कितना डिफरेंस है, डिफरेंस बताना था एवरेज प्रॉफिट में, ए और बी के एवरेज प्रॉफिट में डिफरेंस बताना था, बी और ए के. ठीक है, एवरेज प्रॉफिट में. तो बी का कितना आया हमारे पास 4000, ए का कितना आया 3400. तो डिफरेंस कितना है 600, और पॉजिटिव में माइनस में, क्योंकि बी का ज्यादा है और बी में से ए का निकालना है हमें. ठीक है, आंसर क्या होगा हमारा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि ये पूछ रहा है कि हाउ मच मोर एवरेज प्रॉफिट डिड ए मेक इन द ईयर 2000 देन इन द ईयर 1999. ठीक है, हमारे पास ईयर गिवन है 2000, हमारे पास ईयर गिवन है 2000. ठीक है, 1999 पता गिवन है. तो इन दोनों को 1999 में और 2000 में एवरेज प्रॉफिट ए का कितना ज्यादा बड़ा है. ठीक है, तो अगर मैं फिगर को एनालाइज करूं, डाटा को, तो डाटा में क्या है, अगर मैं इस डाटा को देखूं तो हमारे पास 99 में ए का डाटा गिवन है, तो ये कितना, इतना इसके आसपास होगा. ठीक है, 99 में ए का डाटा कितना आ रहा है, सो समवेयर अराउंड 3800. ठीक है, और 2000 में ए का डाटा कितना है, यहाँ पे है. ठीक है, ये कितना, समवेयर अराउंड 5000. ठीक है, ये 5000 आ गया, ये समवेयर अराउंड 3400 और 3600, 35 या 3600 के आसपास है. ये कितना है, 5000 है. तो कितना ज्यादा, कितना बड़ा है उसका एवरेज प्रॉफिट. ठीक है, ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट बताना है कि हमें कितना बड़ा है. तो यहां से देख सकते हैं हम कि वहां पे 3500 के अराउंड था, वहां पे 5000 के अराउंड था. ठीक है, तो 5000 इन ईयर 2000. ठीक है, और यहां पे कितना, 3500 इन ईयर 1999. तो इसमें से कितना बढ़ गया, 1500 बढ़ गया. ठीक है, तो ये आंसर होगा हमारा, सिंपल. अच्छा, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया हमसे, ट्रेंड पूछ रहा है. जो एवरेज प्रॉफिट है उसका ट्रेंड क्या रहा है बी के लिए.
एवरेज प्रॉफिट ऑफ बी फ्रॉम द ईयर 1997 टू द ईयर 2000। 1997 से 2000 तक बी के प्रॉफिट का क्या ट्रेंड रहा है, ठीक है। 1997 ये रहा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये समवेयर अराउंड ये प्रॉफिट है, ये वाला, ठीक है। और इसके बाद 1998 में ये भी इतना ही है, तो इसका मतलब ये क्या रहा है, यहाँ पे 1997 से 1998 तक कांस्टेंट रहा है, ठीक है। इसके बाद 1998 से 99 तक बढ़ गया, फिर 1999 से 2000 तक फिर बढ़ गया, ठीक है। तो बढ़ा भी कांस्टेंट भी नहीं है और पहले बढ़ भी नहीं रहा था, तो एक स्टैग्नेंट था, एक तरीके से कांस्टेंट था। तो ये ट्रेंड पूछ रहा है, तो नॉन इंक्रीजिंग मतलब इंक्रीज तो कर रहा है, तो ये गलत है, ठीक है। इंक्रीज 1998 से 99 तक बढ़ा और फिर 2000 तक भी बढ़ा, ठीक है। नॉन डिक्रीजिंग ये हम कह सकते हैं क्योंकि डिक्रीज नहीं हुआ है, पहले कांस्टेंट था फिर इंक्रीज था, तो ये नॉन डिक्रीजिंग हो गया, ठीक है। स्टडी सिर्फ 1997 से 1998 तक था, ठीक है। और फ्लक्चुएटिंग इन द सेंस क्या कि एक बार बढ़ा एक बार घटा, एक बार बढ़ा एक बार घटा, तो फ्लक्चुएट भी नहीं कर रहा, पहले कांस्टेंट था फिर बढ़ गया, तो नॉन डिक्रीजिंग हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हम ये क्या कर रहा है कि द फॉलोइंग टेबल शोज द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय टू स्टूडेंट्स इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स। तो दो स्टूडेंट्स है ए और बी, और उनके मार्क्स गिवन है, इतने इतने उसके उन्होंने मार्क्स स्कोर किए हैं, और मैक्सिमम मार्क्स भी गिवन है कि भाई इतने में से इतने आउट ऑफ इतने मार्क्स उसके आए हैं। तो बताना क्या हमें, द डिफरेंस इन द मेन एग्रीगेट परसेंटेज मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट। तो हमें मेन जो एग्रीगेट परसेंटेज है, एक तरीके से दोनों का परसेंटेज निकालना है और परसेंटेज में डिफरेंस बताना है, ठीक है। तो अगर मैं ए स्टूडेंट के मार्क्स देखो कितने हैं उसके, 60, 70, 30 और 50 आउट ऑफ 100, 100, 100 एंड 50, ठीक है। तो उसके टोटल मार्क्स कितने हैं, ए के टोटल निकाल देंगे हम कितने हैं, ठीक है। तो ए के टोटल कितने हैं, 60 प्लस 70 प्लस 30 प्लस 50, तो ये कितना हो गया 210, ठीक है। ये 210 हो गया। आउट ऑफ कितने में से है, ये टोटल है 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 50, 350, ठीक है। तो ये परसेंटेज कितना हो गया, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, तो ये 60% आ गया। तो ए का एग्रीगेट स्कोर कितना है, 60% है। सिमिलरली हम बी का देखेंगे, बी का स्कोर कितना है टोटल, तो बी का टोटल कितना है 80 प्लस 70 प्लस 60 प्लस 15, ये कितना हो गया 225, ठीक है। और टोटल कितने में से है 150 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 25, तो ये हो गया 375। तो टोटल कितना है 375, ठीक है। अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के बाद कितना आएगा, तो ये भी 60% आ रहा है, ठीक है। तो ए का भी 60% है और बी का भी 60% है, तो दोनों का जो डिफरेंस है एग्रीगेट परसेंटेज में वो कितना डिफरेंस है, 60 माइनस 60, तो कितना परसेंटेज का डिफरेंस है, 0, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक डाटा गिवन है, एक टेबल गिवन है, टेबल में कुछ डाटा गिवन है। तो क्या क्या डाटा है हमें, कुछ ईयर्स गिवन है, पॉपुलेशन गिवन है, और किसी भी सिटीज की पॉपुलेशन गिवन है और उनकी इनकम गिवन है। और पूछा क्या गया हमसे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द अबाउट डाटा। तो मतलब क्वेश्चन आंसर जो स्टेटमेंट है, आंसर स्टेटमेंट है, उनमें से हमें एनालाइज करना है और बताना है इस डाटा को देख के कौन सी सही है कौन सी गलत है। द फर्स्ट स्टेटमेंट सेज पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 5% और मोर एवरी ईयर। तो पॉपुलेशन 5% बढ़ रही है हर बार। तो फर्स्ट में अगर 20 है, सेकंड में 21 थी, तो 20 का 5% 1 होता है, ठीक है। देखो ऐसे, तो 20 का 5% कितना हो गया, 1 हो गया। ऐसे 21 का, तो एक बढ़ गई 1 बढ़ गई, ठीक है, ये 5% यहां से यहां बढ़ गई। 21 का 5% कितना होगा, तो ये होगा 1.05। तो 21 में 1.05 बढ़ेगा तो कितना आएगा 22.05, लेकिन यहां पे तो सिर्फ 22 गिवन है, तो ये 5% नहीं बढ़ी है, ठीक है, ठीक है। तो ये वाला पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अब सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, इनकम इंक्रीज्ड बाय 10% और मोर एवरी ईयर। तो इनकम कितनी बढ़ गई है, 10% से बढ़ गई है एवरी ईयर में। तो चेक करते हैं, पहले में डाटा क्या गिवन है हमें 1010, ये इनकम थी फर्स्ट ईयर में। सेकंड में इनकम कितनी थी 1111, ठीक है। इसका 10% कितना होगा 101, इसमें 101 इंक्रीज करेंगे तो कितना आएगा 1111, ठीक है। तो 10% बढ़ गई है, डाटा तो यही गिवन है सेकंड में हमें, तो 10% बढ़ गई है। अब ऐसे इसका चेक करते हैं, इसका 10% कितना होगा, इसका 10% कितना होगा 111.1, तो 111.1 इसमें बढ़ाएंगे तो कितना आएगा, ठीक है, ठीक है।
तो इस वाले में कितनी गिवन है 1225, तो मतलब 111, मतलब 10% से ज्यादा बढ़ गया, ये वाला डाटा 10% से ज्यादा बढ़ गया। ठीक है, तो थर्ड वाला ऐसे ही चेक करते हैं, इसका 10% कितना होगा 1225 का 10% कितना होगा 122.5। ठीक है, इसमें इंक्रीज करेंगे अगर 1225 में 122.5 का, तो हमारे पास क्या आता है, लेकिन डाटा कितना गिवन है टेबल में 1345। ठीक है, तो इसका मतलब ये 10% नहीं बढ़ा, इसका मतलब 10% नहीं बढ़ा। 1225 का 10% कितना होगा 122.5, 10% इतना हो गया। और 122.5 अगर इसमें इंक्रीज करेंगे तो हमारे पास आएगा 1347.5, लेकिन टेबल में डाटा क्या है 1995 के लिए 1345, तो ये वाला डाटा कम हो गया, तो इसका मतलब 10% नहीं बढ़ा। तो अब ये सेकंड वाली स्टेटमेंट भी गलत हो गई। अब हम थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं, ये क्या कह रहा है कि पर कैपिटा इनकम वाज ऑलवेज अबव 5000। पर कैपिटा इनकम किससे ज्यादा है 5000 से अबव। तो डाटा गिवन है हमें ईयर वाइज इनकम का, और ईयर वाइज हमें पॉपुलेशन का डाटा भी गिवन है। ठीक है, ये लैक्स में है और ये करोड़ में है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं हम कि इनकम के डाटा को पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा पर कैपिटा डाटा आ जाएगा। तो इनकम कितनी है 1010 डिवाइड बाय 20 इंटू 100, क्योंकि ये डाटा करोड़ में था और ये लैक्स में था। ठीक है, ऐसा करते तो ये कितना आएगा 50.5 इंटू 100, तो 50-50 आ गए। ठीक है, तो दिस डाटा इज ग्रेटर देन 5000, पहले वाले स्टेटमेंट सेटिस्फाई कर रहा है। अब सेकंड में देखते हैं, सेकंड में क्या है कि 1111 डिवाइड बाय 21 इंटू 100, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 52.9 इंटू 100, तो ये कितना आ गया 5290, ये भी 5000 से बड़ा है। ऐसे ही थर्ड वाली स्टेटमेंट में करते हो, फोर्थ वाली स्टेटमेंट में करते हैं, तो थर्ड वाली में क्या आ जाएगा हमारे पास 5568, और फोर्थ में आ जाएगा हमारे पास 5847। ठीक है, आ गया हमारे पास चारों के डाटा, तो चारों जो डाटा है वो 5000 से ज्यादा है पर कैपिटा इनकम, तो ये वाली स्टेटमेंट क्या है हमारी सही होगी, और फिर हमें फोर्थ को चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऑलराइट। और ऐसे भी देख सकते हैं हम, ये पूछ रहा है कि पर कैपिटा इनकम वाज हाईएस्ट इन द ईयर 1994। हमारे पास 1992, 1993 और 1994 और 95 का डाटा हमारे पास आ गया। तो हाईएस्ट कौन सी है 5847, वो किस ईयर के लिए 1995 के लिए। ठीक है, ऑलराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अच्छा, इस क्वेश्चन में फिर से हमें एक टेबल गिवन है और एक पैटर्न फॉलो किया हुआ है इसमें, तो उस पैटर्न को देखते हुए हमें बताना है, क्या बताना है देखते हैं एक बार। कंसीडर द टेबल गिवन बिलो इन विच द नंबर्स बियर सर्टेन रिलेशनशिप अमंग देमसेल्फ अलोंग द रोज। तो रोज में कुछ रिलेशनशिप गिवन है, इसने बताया यहाँ पे, तो रोज में कुछ रिलेशनशिप गिवन है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज द मिसिंग नंबर इंडिकेटेड अबव बाय एक्स। तो एक्स की जगह पे कौन सा नंबर आएगा, अगर ये रो 1 है, ये 2 है और ये 3 है, और इन रोज में कोई ना कोई रिलेशनशिप है, इन रोज में कोई ना कोई रिलेशनशिप गिवन है। तो अगर मैं फर्स्ट रो को देखूं और मैं इसका एडिशन करके देखूं, तो इसमें एडिशन में करने में कितना आएगा, एडिशन करके आ रहा है ये 60। ठीक है, इसका एडिशन करके देखूं ऐसे ही मैं, ये भी 60 आ रहा है, 27 3 30 30 30 60। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मैं सोच सकता हूं कि इसमें भी रिलेशनशिप में 60 होना चाहिए, क्योंकि रोज में कोई ना कोई रिलेशनशिप था। अगर प्लस माइनस करके देखेंगे तो वैसे कुछ बन नहीं रहा है, तो इसमें करेंगे तो हम 60 करने के लिए हमें कितनी की एडिशन की और जरूरत है, 33 + 19 कितना 52, तो यहाँ पे आ जाएगा 8, और 8 ऑप्शन में गिवन है, तो इसमें x की जगह क्या आ गया हमारा 8। सिंपल था ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन हमने पहले किए हुए हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा। अब बेल रिंग्स एवरी 18 मिनट्स, ये घंटी हमारे पास सभी 18 मिनट्स में बज रही है, हर 18 मिनट्स के इंटरवल के बाद एक बेल रिंग कर रही है। सेकंड वाली क्या कर रही है, वो 24 मिनट्स का टाइम ले रही है, और थर्ड वन 32 मिनट्स का टाइम ले रही है। अगर तीनों बेल एक साथ 8 बजे बजी थी, तो नेक्स्ट टाइम बताना है कि वो कब एक साथ बजेगी। ठीक है, पहली वाली क्या थी 18 मिनट्स पे, दूसरी क्या थी 24, एंड द थर्ड वन इज 32 मिनट्स। ठीक है, अब हमें बताना है कि तीनों किस टाइम एक साथ बजेगी। ठीक है, मैंने आपको पहले क्वेश्चन कराते टाइम एक चीज बताया था कि अगर तीनों चीजें कंसाइड कर रही है और एक टाइम पे उनको दोबारा मीट करना है, तो दोबारा मीट करने के लिए जो भी हमारे पास नंबर होगा, जिस टाइम पे या जिस नंबर पे वो तीनों एक साथ मिल रहे हैं, वो नंबर तीनों के द्वारा डिवाइड होना चाहिए। ठीक है,
और वो नंबर तीनों के द्वारा एग्जैक्टली डिवाइड होना चाहिए। तो इस कन्वीनियंस के लिए हम क्या करते हैं, तीनों का एलसीएम देंगे। ठीक है, तो इन तीनों का एलसीएम क्या आएगा हमारे पास 288। ठीक है, ये सबसे छोटा नंबर है जो इन तीनों से डिवाइड होगा, 288। ठीक है, तो ये सबसे छोटा नंबर है जो इन तीनों से डिवाइड होगा, 288। ठीक है, तो इनका एलसीएम क्या हो गया, 288 हो गया। तो सभी 288 मिनट्स के बाद वो बेल दोबारा बजेगी। तो 288 मिनट्स का मतलब है कि इसको घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो कितने घंटे होंगे, 4 आवर और 48 मिनट्स। ठीक है, 4 घंटे 48 मिनट हो गया। 288 मिनट्स में कितने घंटे होते हैं, 4 घंटे 48 मिनट होती है। अगर वो 8 बजे सुबह बजी थी तो दोबारा कब बजेगी, 8 में 4 जोड़ो 12, 12 बज के 48 मिनट पे। ठीक है, बी ऑप्शन गिवन है हमें, तो दोबारा कब बजेगी, वो 12 बज के 48 मिनट पे। ठीक है, आसान क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट देखते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या बता रहा है हमें कि प्राइस इज नॉट द सेम थिंग एज वैल्यू। प्राइस और वैल्यू सेम चीजें नहीं है। ठीक है, मतलब किसी चीज की वैल्यू, अगर मान लो मार्केट में कोई चीज की वैल्यू बहुत ज्यादा है, बहुत हाई है, मान लो आईफोन खरीदते हैं हम, सैमसंग का फोन खरीदते हैं, तो सैमसंग का फोन भी उसी प्राइस में मिल जाएगा आपको जितना आईफोन मिलता है। तो सैमसंग की जो न्यू सीरीज है वो आईफोन के बराबर रेंज का है। लेकिन अगर वैल्यूज में देखे दोनों में डिफरेंस, तो आईफोन की वैल्यूज ज्यादा होती है। ठीक है, तो प्राइस इज नॉट द सेम थिंग एज वैल्यू। सपोज करो ऑन अ डे प्राइस ऑफ एवरीथिंग लाइक कोल, ब्रेड, पोस्टेज स्टैम्प्स, अ डेज लेबर, द रेंट ऑफ हाउसेज एक्सेट्रा वर टू डबल। अगर सपोज करो कि एक दिन ये सब प्राइसेस डबल हो गए किसी चीज के, तो देन प्राइसेस देन वुड सर्टेनली राइज। तो प्राइस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, बट वैल्यूज ऑफ ऑल थिंग्स एक्सेप्ट वन वुड नॉट राइज। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि वैल्यूज कुछ चीजों की नहीं बढ़ेगी, कुछ चीजों की वैल्यूज बढ़ भी जाएगी। ठीक है, लेकिन प्राइसेस तो अगर डबल कर दिए तो प्राइसेस तो डबल हो गए, प्राइसेस बढ़ गए। तो द राइटर वांट्स टू से दैट इफ प्राइसेस ऑफ ऑल थिंग्स वर डबल, अगर प्राइसेस सभी चीजों के डबल हो गए, कीमत सब चीजों की बढ़ गई। मान लो अगर मैं देख के चलूं, कि हमें टोमेटो मिल रहा था 10 रुपए में 1 केजी। मैं अगर सपोज करूं कि हमें टोमेटो मिल रहा है 10 रुपए में 1 केजी, अब टोमेटो 1 केजी कितने का मिल रहा है, 20 रुपए का मिल रहा है। ठीक है, 20 रुपए का मिल रहा है। तो टोमेटो तो हमने 1 केजी पहले लिया था, 1 केजी अब लिया है, लेकिन उसके जो उसको मैच कर रहा है वो पहले 10 रुपीज कर रहा था, अब 20 रुपीज कर रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो 10 रुपीज का नोट था और 20 रुपीज का नोट सेम हो गया। तो मतलब जो 20 रुपीज का नोट है वो 10 रुपीज के नोट के बराबर है। तो इसका मतलब 20 रुपीज के नोट की वैल्यू कितनी हो गई है, हाफ हो गई है। ठीक है, प्राइस डबल हो गया ना, प्राइस डबल हो गया तो वैल्यू किसकी कम हो गई, किसकी, मनी की वैल्यू कम हो गई। तो इस डी स्टेटमेंट क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ द मनी ओनली वुड बी हाफ। ठीक है, तो सही स्टेटमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि ए एंड बी डिसाइडेड टू ट्रेवल फ्रॉम प्लेस एक्स टू प्लेस वाई बाय बस। ए और बी क्या करेंगे, एक्स प्लेस से वाई प्लेस तक जाएंगे, किससे, बस से जा रहे हैं। ठीक है, ए के पास कितना रुपीज है, 10 रुपीज है। ठीक है, अच्छा हमें क्या गिवन है कि ये जो उसके पास रेंट है, जो उसके पास पैसे है, कितने पैसे है उसके पास, 10 रुपीज है। ये 10 रुपीज क्या है, 80% है। 80% किसका है, एक्स रुपीज का। ठीक है, एक्स अगर टोटल किराया है बस का दोनों का मिला के, तो 80% कितना है उसका, 10 रुपीज है। ठीक है, तो यहां से हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आएगी, 100 इंटू 10/80। ये आ जाएगा हमारे पास 12.5। ठीक है, दोनों का रेंट कितना है, दोनों का किराया कितना है, दोनों का मिला के दोनों का हो गया 12.5। ठीक है, दोनों का फेयर बस का कितना होगा, 12.5 रुपीज होगा। और उसके पास कितने थे, 10 रुपीज। तो 10 रुपीज कितना है, 80% ऑफ 12.5। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है कि बी फाइंड्स दैट ही हैज 3 रुपीज विद हिम एंड हैंड्स इट ओवर टू ए। तो बी के पास 3 रुपए और थे, बी ने 3 रुपए ए को दे दिए। ए के पास कितना हो गया अब टोटल, 13 रुपए। ए के पास कितना हो गया, 13 रुपए। तो अब बताना हमें इस कंटेक्स्ट में, अब कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, वो स्टेटमेंट हमें चेक करनी है। नाउ द मनी ए हैज जस्ट इनफ टू बाय 2 टिकट्स। 2 टिकट्स कितने की थी, 12.5 की। तो उसके पास 12.5 इसमें से घटा देंगे तो कितने पैसे बचेंगे, 0.5, मतलब 50 पैसे और भी बच गए उसके पास। तो इनफ, जस्ट इनफ तो नहीं है, उसके पास थोड़ा सा ज्यादा है। ठीक है, ए स्टिल नीड्स 2 रुपीज फॉर बाइंग द टिकट्स। नहीं, ये भी गलत है। ठीक है, आफ्टर बाइंग द 2 टिकट्स ए विल बी लेफ्ट विद 50 पैसे। ए के पास 50 पैसे और बच जाएंगे टिकट खरीदने के बाद। सही है, तो यहां से हम देख सकते हैं, हमने निकाल दिया अभी ये चीजें। ठीक है, आसान क्वेश्चन था ये भी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, ये क्या कह रहा है कि एज पर द एग्रीमेंट विद द बैंक अ बिजनेसमैन हैड टू रिफंड अ लोन इन सम इक्वल इंस्टॉलमेंट्स विदाउट इंटरेस्ट। इसमें हमें चीजें नोटिस कर दी हैं कि बिजनेसमैन को कोई इंटरेस्ट नहीं पे करना है, उसको जो लोन अमाउंट है वो कैसे वापस करना है, इंस्टॉलमेंट्स में करना है। तो कुछ एन नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट में उसने दिया वो। आफ्टर पेइंग 18 इंस्टॉलमेंट ही फाउंड दैट 60% ऑफ हिज लोन वाज रिफंडेड। सारी जो इंस्टॉलमेंट थी वो इक्वल इंस्टॉलमेंट की थी, इक्वल अमाउंट की थी और उन पे कोई इंटरेस्ट भी नहीं था। ठीक है, अगर मान लो उसने एन इंस्टॉलमेंट दी है तो सारी का अमाउंट कितना, एक्स 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 एन एक्स हो गया, इतना टाइम हो गया। अब ये क्या कर रहा है कि आफ्टर पेइंग 18 इंस्टॉलमेंट्स, 18 इंस्टॉलमेंट उसने पे कर दी। तो 18 इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद उसने कितना पैसा वापस कर दिया, 60%। ठीक है, 60% पैसा उसने वापस कर दिया। तो जो 18 इंस्टॉलमेंट है वो 60% है। किसका 60% है, टोटल जो इंस्टॉलमेंट थी उसका 60% है। ठीक है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो टी कितना आएगा हमारे पास, 18 इंटू 100 अपॉन 60, तो ये आ गया 30। तो टोटल इंस्टॉलमेंट कितनी थी, 30। और पूछा क्या गया है, हाउ मेनी इंस्टॉलमेंट्स वर देयर इन दिस एग्रीमेंट। तो कितनी इंस्टॉलमेंट थी, 30 इंस्टॉलमेंट थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, अ वर्कर रीच हिज फैक्ट्री 3 मिनट्स लेट इफ हिज स्पीड फ्रॉम हिज हाउस टू द फैक्ट्री इज 5 किलोमीटर पर आवर। अगर उसकी स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटे है तो वो 3 मिनट लेट पहुंचता है। ठीक है, अगर वो 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलता है तो वो 7 मिनट जल्दी आ जाता है। ठीक है, तो अब टोटल डिस्टेंस बताना है उसके ऑफिस से उसका घर का कितना है, उसकी फैक्ट्री का उसके घर से कितना डिस्टेंस है। अगर मैं मान के चलूं कि भाई उसका घर का डिस्टेंस हो गया, अगर मैं मान के चलूं कि उसका ऑफिस और ये उसका घर, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, डी, और डेली वो टाइम में देता है टी। ठीक है, तो इसमें क्या गिवन है, अगर ये टोटल डिस्टेंस अगर वो टोटल डिस्टेंस 5 किलोमीटर प्रति घंटे से चलता है तो इससे हमें टाइम निकल के आ जाएगा। और टाइम कितना है, टोटल जो टाइम वो लेता था उसमें 3 मिनट एक्स्ट्रा हो जाएगी। ठीक है, और 3 मिनट को हम घंटे में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि डिस्टेंस भी हमें किलोमीटर में गिवन है और ये स्पीड भी किलोमीटर में गिवन है, किलोमीटर पर आवर में गिवन है। तो इसको भी हम आर में कन्वर्ट करके देखेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास स्टेटमेंट आ गई। अब डी कितना है हमें नहीं पता, स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर, टाइम भी नहीं पता हमें। तो ये कितना हो गया, अगर मैं टाइम की टर्म में देखूं दोनों को तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, d/5 माइनस 3/60 इक्वल्स टू टाइम। एक इक्वेशन आ गई। ऐसे हमारे पास सेकंड इक्वेशन आएगी। सेकंड इक्वेशन कैसे आएगी, देखो ये क्या कह रहा है कि वो स्पीड कितनी है उसकी, 6 किलोमीटर पर आवर है। तो डिस्टेंस अपॉन 6 इक्वल्स टू टाइम माइनस 7 अपॉन 60। तो यहां से टाइम आ जाएगा, टाइम कितना आएगा, d/6 प्लस 7 अपॉन 60। तो हमारे पास ये सेकंड स्टेटमेंट होगी। और दोनों स्टेटमेंट को अब मैच करेंगे हम, क्योंकि टी तो यहां भी सेम ही है, यहां भी सेम ही होएगा, क्योंकि टी तो वो टाइम था जो उसने ऑफिस से घर जाने के लिए टाइम लगता था उसको। ठीक है, ये टी तो सेम रहेगा दोनों इक्वेशन में, दोनों इक्वेशन में सेम है। तो ये भी अगर टी की वैल्यू है और ये भी अगर टी की वैल्यू, तो दोनों बराबर होनी चाहिए। ठीक है, अगर ये दोनों बराबर है तो हम चेक करते हैं कि d/5 माइनस 3/60 इक्वल्स d/6 प्लस 7/60। तो इस इक्वेशन को अगर मैं इस साइड ले आऊं, d/5 माइनस d/6 इक्वल्स टू 3/60 प्लस 7/60। ठीक है, ये कर सकते हैं। तो इन दोनों को सोल्व करेंगे, कैसे करेंगे, 6d माइनस 5d/30 इक्वल्स टू 10/60। ठीक है, 5 आ गए और d कितना आ गया हमारे पास, 5 किलोमीटर। d की वैल्यू आ गई। पूछा क्या है हमसे, डिस्टेंस पूछी हुई है, तो d की वैल्यू क्या है, डिस्टेंस है 5 किलोमीटर। सही है। फिर से जैसा क्वेश्चन हमने पहले किया था उसी टाइप का क्वेश्चन है। ये क्या पूछ रहा है, क्या बता रहा है हमें कि 5 पर्सन्स दे फायर बुलेट्स एट अ टारगेट इंटरवल ऑफ 6, 7, 8, 9 एंड 12 सेकेंड्स। 5 लोग क्या है बुलेट्स फायर कर रहे हैं। कितने कितने टाइम इंटरवल के बाद कर रहे हैं, 6 सेकेंड, 7 सेकेंड, 8 सेकेंड, 9 सेकेंड एंड 12 सेकेंड। ठीक है, इतने टाइम इंटरवल के बाद 5 लोग क्या है बुलेट फायर कर रहे हैं। तो हमें बताना है नंबर ऑफ टाइम्स दे फायर द बुलेट टुगेदर एट अ टारगेट इन एन आवर। 1 घंटे में वो कितनी बार बुलेट फायर करेंगे एक साथ। ठीक है, अब एक साथ बुलेट फायर करने के लिए, एक टाइम पे बुलेट फायर करने के लिए क्या है कि वो नंबर इनसे डिवाइड होना चाहिए। और डिवाइड करने के लिए हमने बताया था कि एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम कैसे निकाल, इन तीनों का एलसीएम क्या होगा। ठीक है, तो इन 5 नंबर का एलसीएम क्या होगा, 505।
ठीक है, ये इन तीनों का एलसीएम हो गया। ठीक है, और हमें बताना है कि 1 घंटे में कितनी बार वो एक साथ फायर करेंगे। 504 सेकंड में वो पहली बार करेंगे, फिर ऐसे 504 सेकंड में दूसरी बार करेंगे। तो 1 घंटे में कितनी सेकंड्स होती है? 60 मिनट्स होती है, और 1 मिनट में 60 सेकंड्स होती है। ठीक है, 504 से डिवाइड करना है, तो ये कितना आ गया? तो ये आएगा 7 पॉइंट समथिंग, 7.23 जो भी। तो मतलब 7 टाइम्स वो एक साथ बुलेट्स फायर करेंगे। तो ऑप्शन में 7 कौन से में गिवन है? बी ऑप्शन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या कह रहा है? अ ग्रुप ऑफ 630 चिल्ड्रन इज सीटेड इन अ रो फॉर अ ग्रुप फोटो सेशन। ईच रो कंटेन्स 3 less चिल्ड्रन देन द रो इन फ्रंट ऑफ इट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर ऑफ द रोज इज नॉट पॉसिबल। अगर मैं मान के चलूं कि पहली रो में x बच्चे बैठे हैं, तो सेकंड में कितने होंगे? x - 3। थर्ड में कितने होंगे? x - 3 - 3 x - 6। ऐसे ही फिर फोर्थ में कितने होंगे? x - 9। ठीक है, इस तरीके से होंगे। तो ये कह रहा है कि इनमें से कौन सी रोज जो है हमारे पास पॉसिबल नहीं है। 3 पॉसिबल है, 4 पॉसिबल है, 5 पॉसिबल है, 6 पॉसिबल है, कौन सी पॉसिबल नहीं है। तो ये चेक करने के लिए हम क्या करेंगे? अगर हमारे पास 3 रो है, ठीक है, अगर हमारे पास 3 रो है तो कितने बच्चे हैं हमारे पास? x प्लस x - 3 प्लस x - 6। ठीक है, ये टोटल कितना आएगा हमारे पास? 3x - 9। और ये कितना होना चाहिए? ये 630 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो 3x = 639, तो x = 213। ठीक है, तो x की वैल्यू आ रही है, इसका मतलब नंबर ऑफ रोज 3 पॉसिबल है, 3 नंबर ऑफ रोज हो सकती है। 4 ऐसे ही, अगर हम 4 के लिए चेक करें तो यहाँ पे कितना है? x - 9, इसमें x - 9 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 4x - 12। ठीक है, इसमें क्या है? x - 9 इसमें और ऐड करेंगे तो ये कितना हो गया? इसमें x - 9 ऐड करेंगे तो 4x - 18 हो जाएगा। ठीक है, और 4x - 18 कितना होना चाहिए हमारे पास? 630 होना चाहिए। ठीक है, तो 4x = 648। x देखते हैं इसको डिवाइड करता है नहीं करता है? 162। तो x इसको भी डिवाइड करता है। तो x की वैल्यू अगर 162 पहली रो में हो, सेकंड में 159 और 156, इस तरीके से नंबर ऑफ रोज 4 भी पॉसिबल है। ठीक है, फिर हम 5 देखते हैं, 5 पॉसिबल है नहीं है। अब इसमें x माइनस कितना और ऐड करना है? x - 12। ठीक है, इस वाले में x - 12 और ऐड करना है, तो इसमें x - 12 और ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 5x - 30 इक्वल्स टू होना कितना चाहिए? 630 के इक्वल। ठीक है, तो ये 5x कितना आ गया? 660। तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 132। तो नंबर ऑफ रोज 5 भी पॉसिबल है। अब देखते हैं नंबर ऑफ रोज 6 पॉसिबल है या नहीं है। ठीक है, इसमें अब क्या करना है? x - 12 किया था, x - 15 और करेंगे। ठीक है, तो 6x - 45, तो ये होना कितना चाहिए? 630। ठीक है, तो 6x = 675, x = 675 अपॉन 6। तो क्या ये एग्जैक्टली डिवाइडेड है? 675/6 नहीं डिवाइडेड है। तो कोई स्टूडेंट्स को आधा कैसे बैठा सकते हैं? आधा नहीं बैठा सकते, तो नंबर ऑफ रोज 6 पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आंसर क्या होना चाहिए? इसने क्या पूछा था कि कौन सी रो इज नॉट पॉसिबल? नंबर ऑफ रो इज नॉट पॉसिबल, तो 6 नंबर ऑफ रो इज नॉट पॉसिबल। तो आंसर क्या होगा हमारा? 6 हो गया। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है, उसके बेसिस पे हम देखते हैं हमें क्या गिवन है। देयर आर 7 पर्सन्स अपॉन अ लैडर ABCDEF एंड G। 7 लोग हैं ABCDEFG। ठीक है, नॉट इन दैट ऑर्डर, ऑर्डर में नहीं है, ABCD एक साथ नहीं है, ऐसे ABCDEF ऐसे नहीं है, ऊपर नीचे हो सकते हैं। ठीक है, A इज फर्दर अप देन E बट इज लोअर देन C। ठीक है, A क्या है? E से ऊपर है बट C से नीचे है। ठीक है, तो ये इस स्टेटमेंट को हम ऐसे लिखते हैं, A E से ऊपर है बट लोअर देन C, C से नीचे। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट क्या है? B इज इन द मिडल। B कहां पे है? बीच में, B बीच में। ठीक है, मतलब अगर 7 लोग ऐसे 1 2 3 4 5 6 7, तो B कहां पे है? बीच में है। 3 नीचे है, 3 ऊपर। ठीक है, अब B ऊपर नीचे हो सकता है, ये अभी कुछ इंफॉर्मेशन पक्की नहीं है। B ऊपर नीचे हो सकता है, B बीच में है, ये ऊपर नीचे हो सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है? G इज बिटवीन A एंड B। हमारे पास B था, A था, तो G बीच में है, तो G यहां पे है। ठीक है, E नीचे हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, तो G क्या था? A और B के बीच में है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है? E इज बिटवीन B एंड F। E कहां पे है? B और F के बीच में है। अगर F यहां पे है नीचे, तो E कहीं ना कहीं यहां पे है, B और F के बीच में है। देखो हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन थी।
ए क्या है, सी और ई के बीच में है, बी क्या है, मिडिल में, बीच में। अगर ये 7 पीपल्स है तो बी कौन सी पोजीशन पे होगा, 4th पोजीशन पे होगा। मतलब 3 लोग ऊपर होंगे, 3 लोग नीचे होंगे, ठीक है। फर्स्ट जो सेकंड इंफॉर्मेशन गिवन थी उसमें क्या था कि जी जो है ए और बी के बीच में है, तो जी बी से ऊपर है, जी ऊपर हो गया, ए ऑलरेडी ऊपर था, और ए से ऊपर कौन है, सी है, तो ई कहीं ना कहीं नीचे है, ई नीचे है क्योंकि 3 लोग ऑलरेडी ऊपर हो गए, ठीक है। अब हमारे पास बी, जी, ए और सी की इंफॉर्मेशन आ गई, इवन ई नीचे है, ठीक है, और एफ भी नीचे है क्योंकि ई को कहाँ है, बी और एफ के बीच में, तो एफ भी ई से नीचे हो गया। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है, एफ इज बिटवीन ई एंड डी, ई और डी के बीच में है एफ, तो मतलब 3 लोग नीचे आ गए, 3 ऊपर आ गए, तो सबसे नीचे कौन हो गया, डी हो गया। इंफॉर्मेशन क्या पूछी हुई थी, द पर्सन ऑन द बॉटम स्टेप ऑफ द लेटर विल बी, तो कौन सबसे नीचे होगा, डी होगा, ठीक है। आसान क्वेश्चन था ये भी। क्वेश्चन क्या गिवन हमें, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, देयर आर 6 विलेजेस ए बी सी डी ई एंड एफ, ठीक है। 6 विलेजेस हमारे पास गिवन है, तो हमें कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, उनके बेसिस पे बताना है कि विच 3 विलेजेस आर इन अ लाइन, तो कौन से 3 विलेज एक लाइन में है, ठीक है, ऐसे इंफॉर्मेशन गिवन है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है, एफ इज 1 किलोमीटर टू द वेस्ट ऑफ डी, अगर डी यहां पे है तो एफ क्या है, 1 किलोमीटर ईस्ट में, वेस्ट में है, ठीक है। सेकेंड क्या है, बी इज 1 किलोमीटर टू द ईस्ट ऑफ ई, ई कहीं गिवन है, और बी क्या है, 1 किलोमीटर ईस्ट में, ठीक है। ए इज 2 किलोमीटर टू द नॉर्थ ऑफ ई, ई से 2 किलोमीटर ऊपर क्या है, ए है, ठीक है। फिर क्या रहा है कि सी इज 1 किलोमीटर टू द ईस्ट ऑफ ए, सी क्या ईस्ट में है 1 किलोमीटर, ठीक है, ए के, ये 2 किलोमीटर हो गया, 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर, ये 1 है, ये भी 1 है। फिर क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, डी इज 1 किलोमीटर टू द साउथ ऑफ ए से डी साउथ में कितना, 1 किलोमीटर नीचे डी है, ठीक है, और डी से वेस्ट में एफ है 1 किलोमीटर। तो कौन से 3 विलेज एक ही लाइन में है, तो ये तीनों एक लाइन में हो गए ना, ई डी और ए, ठीक है, ए डी ई, तो ये तीनों एक लाइन में हो गए, तो आंसर ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या कह रहा है कि 4 चिल्ड्रन आर सिटिंग इन अ रो, 4 बच्चे क्या है, एक रो में बैठे हुए, ए बी सी डी 4 बच्चे हैं, वो एक रो में बैठ रहे हैं। ए इज ऑक्यूपाइंग द सीट नेक्स्ट टू बी, बी के जो नेक्स्ट सीट है वो कौन ऑक्यूपाई कर रहा है, ए कर रहा है, बी के जो नेक्स्ट सीट थी वो ए ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है, बट नॉट नेक्स्ट टू सी, ठीक है, लेकिन सी के पास में नहीं है, 4 सीट थी, तो सी कहां पे, ए क्या है कि सी के पास में नहीं है, बी के पास में है, तो सी यहां पे होगा और डी यहां पे होगा, क्योंकि 4 ही बच्चे थे हमारे पास। इफ सी इज नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू डी, और सी डी के पास नहीं बैठ रहा है, तो हु इज ऑक्यूपाइंग द सीट एडजेसेंट टू डी, तो डी के पास सीट कौन ले रहा है, ए ले रहा है, ठीक है। ओके, नाउ विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्या कह रहा है कि आर एंड द मिनट हैंड्स दे मूव स्विफ्टली, ठीक है, उनमें कोई जर्क नहीं आ रहा। सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, द फर्स्ट स्टेटमेंट हो गई, सेकंड क्या कह रहा है, द क्लॉक शोज अ टाइम बिटवीन 8 o'clock एंड 9 o'clock, तो समवेयर अराउंड 8 o'clock और 9 के बीच में है, ठीक है, 8 और 9 के बीच में कहीं ना कहीं दोनों घड़ियां है, ठीक है। द 2 हैंड्स ऑफ द क्लॉक आर वन अबव द अदर, अच्छा अगर ये मिनट वाली घड़ी है तो इसमें इसी के ऊपर आर वाली होगी, एक दूसरे के ऊपर है, ठीक है, वन अबव द अदर। तो अब ये क्या पूछ रहा है, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स नियरेस्ट इंटीजर, तो मतलब एग्जैक्ट नहीं बताना है, नियरेस्ट इंटीजर बताना हमें, ठीक है। विदाउट द 2 हैंड, विद द 2 हैंड्स विल बी अगेन लाइंग वन अबव द अदर, तो कितने टाइम्स, कितने मिनट्स के बाद दोनों जो सुई होगी वो एक दूसरे के ऊपर होगी फिर से, ठीक है। अभी दोनों कहाँ पे थी, 8 o'clock और 9 o'clock के समवेयर बीच में थी, फिर कितनी देर बाद वो एक दूसरे के ऊपर होगी। अगर मैं देखूं, अगर मेरे पास ये क्लॉक है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं अभी दोनों यहाँ पे है, ठीक है, दोनों यहाँ पे, तो जो मिनट की सुई है 1 घंटे में कितनी बार कितना डिस्टेंस कवर करती है, वो 60 मिनट्स कवर करती है, ठीक है। और जो आर वाली है वो कितना टाइम कवर करेगी, मान लो वो 8 पे है तो 1 घंटे बाद वो 9 पे आएगी, तो अगर मैं मिनट के हिसाब से देखूं तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी, 5 मिनट, ठीक है। अब दोनों के बीच में अगर उतने टाइम में ये 5 मिनट कवर कर रही है और ये 60 मिनट कवर कर रही है ऊपर वाली, तो उतने टाइम में दोनों के बीच में रिलेटिव मूवमेंट कितनी होगी, ठीक है। मान लो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक चला गया और ये डिस्टेंस 10 किलोमीटर की है और उसी टाइम में एक पर्सन और इस डिस्टेंस से यहाँ पे आ गया, मान लो यहाँ पे आ गया और ये डिस्टेंस है 4 किलोमीटर, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है,
कितना डिस्टेंस बढ़ गया दोनों के बीच का, 6 किलोमीटर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, रिलेटिव डिस्टेंस हो गया। ठीक है, ऐसे ही ये 60 मिनट्स मूव करती है, ये 5 मिनट्स मूव करती है, तो इनकी रिलेटिव स्पीड कितनी होगी, 55। ठीक है, 55। अब 55 रिलेटिव मिनट्स हो गया, इनका रिलेटिव टाइम हो गया। तो 1 घंटे बाद अगर हम दोनों को 55 हो गया, तो 1 घंटे बाद अगर हम देखें दोनों का, तो मूवमेंट कितने की स्पीड से होगा, 60 मिनट्स होती है बाय 55, तो ये कितना आएगा, 1 पॉइंट, ये हो गया। ठीक है, स्पीड। अब हमें मिनट्स में कन्वर्ट करके बताना है कि इस मतलब अगर ये इतने घंटे के 1 घंटे के बाद इतना उनके बीच में डिस्टेंस आएगा, तो मिनट्स बताना हमें। अब है ना, मिनट्स बताना हमें। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, मिनट्स पूछा गया। मानो 1 घंटे में ये इतनी, 1 घंटे के बाद इतना डिफरेंस आया उनमें। ठीक है, इतना डिफरेंस आया, तो मिनट्स में कितना डिफरेंस होगा, तो 1.09 इंटू 60, तो 10.9 इंटू 66। ठीक है, ठीक है, तो कितने मिनट्स का डिफरेंस है, 65.4। ठीक है, तो नियरेस्ट इंटीजर बताना है, तो नियरेस्ट इंटीजर क्या हो गया, 65। इसमें क्या पूछा गया था कि दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर है और अभी वो इस पोजीशन में एक साथ है, तो कितने टाइम के बाद, कितने मिनट्स के बाद वो दोनों सुइयां आपस में फिर से एक दूसरे के ऊपर होगी। ठीक है, तो हम उनकी दोनों की रिलेटिव स्पीड निकाल सकते हैं। रिलेटिव स्पीड कितनी होगी कि मान लो 1 घंटे में ये कितना 5 मिनट मूव करती है और वो 60 मिनट मूव करती है, तो रिलेटिव मूवमेंट कितनी होगी, 55 की। ठीक है, 1 घंटे में, तो अगर मैं 1 मिनट में बताऊं तो कितनी होगी, 60/55, तो 1.09, ये रिलेटिव स्पीड होगी। अगर ये रिलेटिव स्पीड है और ये कितना आएगा, आर में आएगा, तो अगर मैं इसको मिनट में कन्वर्ट करूं तो मिनट में 1.09 को 60 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 65.4। तो कहीं ना कहीं ये आ जाएगा हमारा टाइम 65 मिनट्स में, फिर से दोबारा एक दूसरे के ऊपर होगी वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ये क्या पूछ रहा है कि थर्ड डे ऑफ अ मंथ इज मंडे, तीसरा दिन क्या है, मंडे है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी द 5th डे फ्रॉम 21st ऑफ दिस मंथ। तो 21st की, फर्स्ट के बाद मतलब 3 साइकिल बन सकती है, 7th 14th 21, तो 21 के बाद थर्ड डे क्या होगा, फिर से मंडे होगा, और ये पूछ रहा है 5th डे। तो 21st के बाद, 21st के बाद थर्ड डे कौन सा हो गया, मंडे हो गया। तो ये कौन सा पूछ रहा है, ये 5th पूछ रहा है, तो 4th क्या होगा, ट्यूसडे होगा, और 5th क्या हो गया, वेडनेसडे हो गया। तो आंसर क्या होना चाहिए हमारा, वेडनेसडे होना चाहिए। ठीक है, आसान क्वेश्चन था ये भी। अच्छा, इसमें क्या, इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ये कह रहा है कि किसी भी चैरिटी शो के लिए टोटल टिकट कितनी बिकी है, 420 टोटल टिकट्स बिकी है। नंबर ऑफ टिकट्स जो शो बिकी हुई है वो कितनी है, 420। ठीक है, 420 टिकट्स बिकी है। तो अभी क्या कह रहा है, हाफ ऑफ दीज टिकट्स दे वर सोल्ड एट द रेट ऑफ 5 रुपीज ईच। आधी टिकट इनमें से, आधी कितनी होगी, 210। ठीक है, ये कितने की बिकी है, 5 रुपीज ईच। ये कितने की बिकी है, 5 रुपीज ईच। ठीक है, तो ये कितना हो गया अमाउंट इसका, 1050। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 1/3 एट द रेट ऑफ ₹3 ईच। 1/3 कितने की बिकी है, 1/3 कितना होगा, 140। 420 का 1/3 कितना हो गया, 420 का 1/3 कितना हो गया, 140। ये कितनी की है, ₹3 ईच। ठीक है, तो ये कितने रुपीज हो गए, 420 रुपीज। अब कितनी टिकट बची, 210 टिकट 5 रुपीज की बिक गई, 143 रुपीज की बिक गई। टोटल ये कितनी, 350 हो गई। बची कितनी हमारे पास, 70 टिकट्स और बची, और 70 जो टिकट जो बच गई है, रेस्ट ऑफ वो उनका अमाउंट कितना है, 2 रुपीज ईच। ठीक है, तो ये कितना अमाउंट आ जाएगा हमारे पास, 140। ठीक है, अब टोटल अमाउंट कितना हो गया, तो इस टोटल अमाउंट को ऐड करेंगे तो ये टोटल अमाउंट कितना आएगा, 1610। ठीक है, तो पूछा क्या गया हमारे से, टोटल अमाउंट रिसीव्ड, तो टोटल अमाउंट रिसीव्ड कितना हो गया, 1610। ठीक है, ये भी आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्या कह रहा है कि इन अ ग्रुप ऑफ 6 वुमेन देयर आर 4 डांसर्स। 6 वुमेन का कोई ग्रुप है, उसमें 4 क्या है, डांसर्स है, तो 4 डांसर्स होगी। ठीक है, और फिर कह रहा है कि 3 वायलिनिस्ट है, 4 वोकल म्यूजिशियन है। ठीक है, 1 एक्ट्रेस है, और इंफॉर्मेशन क्या क्या गिवन है, तो आगे कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है, तो अभी वो देखते हैं क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। फर्स्ट कह रहा है गिरिजा एंड वनज आर अमंग द वायलिनिस्ट। ठीक है, तो वायलिन कौन कौन सी है, ये वायलिन वाली, तो इसमें कौन कौन सी है, गिरिजा और वनज। ठीक है, फिर कह रहा है ये जलज एंड सैलजा दे डू नॉट नो हाउ टू प्ले द वायलिन। जलज और सैलजा ये तो पक्का नहीं है, उस जलज और सैलजा को ये नहीं आता। ठीक है, सैलजा एंड तनुजा आर अमंग द डांसर्स। सैलजा और तनुजा क्या है, डांसर्स है।
ठीक है, सैलजा और तनुजा। मतलब इस कैटेगरी में, वायलिनिस्ट की कैटेगरी में सैलजा और जलज नहीं आएंगे। ठीक है, यहां पे कौन कौन नहीं है, सैलजा और जलज, ये लोग नहीं आएंगे। ठीक है, फिर इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, जलज, वनिजा एंड सैलजा एंड तनुजा और देवार, जलज, वनजा। अभी और क्या इंफॉर्मेशन गिवन है हमें, जलज, वनजा, सैलजा एंड तनुजा दे आर वोकल म्यूजिशियंस, और इनमें से दो क्या है, वायलिनिस्ट भी है, दो वायलिन भी बजाती है। तो चार कौन कौन से गिवन है जो वोकल म्यूजिशियन है, हमारे पास वोकल म्यूजिशियन चार ही थे, और चारों का नाम क्या क्या गिवन है, जलज, सैलजा, वनज और तनुजा। ठीक है, ये चारों क्या है, वोकल म्यूजिशियन है। इनमें से दो क्या है, वायलिनिस्ट भी है। और हमें गिवन था कि सलज और हमें क्या गिवन था, सैलजा एंड जलज दे आर नॉट वायलिनिस्ट। ठीक है, तो सैलजा एंड जलज दे आर नॉट वायलिनिस्ट, तो ये दोनों वायलिनिस्ट होंगे फिर। ठीक है, और वायलिनिस्ट हमारे पास गिरिजा, वनजा, ये दो ऑलरेडी गिवन है, तो फिर एक ये भी वनजा भी वायलिनिस्ट है, फिर ये वनजा भी वायलिनिस्ट है, तो हमारे पास तीसरा क्या नाम आ गया, वनजा आ गया। ठीक है, अब क्या पूछा हुआ उसने, आगे क्या पूछा है वो, इफ पूजा इज एन एक्ट्रेस, एक्ट्रेस का भी नाम बता दिया उसने, पूजा। ठीक है, एक एक्ट्रेस थी पूजा, चार वोकल म्यूजिशियन है, चारों का नाम है हमारे पास, तीन वायलिनिस्ट है, तीनों का नाम है। अब दो डांसर्स का नाम हमें नहीं पता। आगे क्या पूछ रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग इज सर्टेनली अ डांसर एंड अ वायलिनिस्ट, इनमें से कौन से सर्टेनली डांसर्स है और एक वायलिनिस्ट भी है। तो वायलिनिस्ट में हमारे पास क्या क्या नाम था, वनजा, गिरिजा, ठीक है। अब हमने कहां तक इंफॉर्मेशन देख ली, यहां तक हमारी इंफॉर्मेशन हो गई, इससे ऊपर ऊपर। ठीक है, अब यहां पे देखते हैं अब क्या गिवन है, जलज, वनजा, सैलजा एंड तनुजा दे आर वोकल म्यूजिशियन। तो वोकल म्यूजिशियन हमारे पास चार थे, चारों का नाम हमें गिवन है, क्या क्या नाम है, जलज, वनजा, सैलजा एंड तनुजा, ये चारों क्या है, वोकल म्यूजिशियन है। ठीक है, ये वोकल म्यूजिशियंस है, चारों का नाम पता चल गया हमें। अब आगे क्या कह रहा है, ये कह रहा है एंड टू ऑफ देम आर वायलिनिस्ट, इनमें से दो क्या है, वायलिन भी बजाती है, वायलिन बजाना भी जानती है। तो इनमें से सैलजा और जलज तो पक्का उसने गिवन है, इससे ऊपर वाली इंफॉर्मेशन गिवन था कि जलज एंड सैलजा दे डू नॉट नो हाउ टू प्ले द वायलिन। तो जलज और सैलजा दे डू नॉट नो हाउ टू प्ले वायलिन, तो ये दोनों वायलिन जानती है फिर। और ऊपर क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन थी वायलिनिस्ट में, गिरिजा एंड वनेजा, तो गिरिजा वनेजा गिवन है, वनेजा यहाँ पे भी, और दूसरी क्या नाम होगा, तनुजा। तो इसका मतलब वायलिनिस्ट में भी हमारे पास तीन नाम आ गए, कौन कौन है, गिरिजा, वनेजा एंड तनुजा। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है, इसके बाद क्या की इंफॉर्मेशन गिवन है कि इफ पूजा इज एन एक्ट्रेस, एक्ट्रेस का नाम भी बता दिया, कौन है, पूजा। ठीक है, ठीक है, इसके बाद क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग इज सर्टेनली अ डांसर एंड अ वायलिनिस्ट, तो इनमें से कौन सी सर्टेनली, इन चार नाम में से कौन सी एक वायलिनिस्ट है और डांसर भी है सर्टेनली। तो इनमें से वायलिनिस्ट हमारे पास कौन कौन सी थी, तनुजा, वनजा एंड गिरिजा, तनुजा, वनजा एंड गिरिजा, इनमें से और तो कोई नाम नहीं है, सिर्फ तनुजा का नाम है। ठीक है, सिर्फ तनुजा का नाम आया, तो आंसर हमारा क्या होगा, तनुजा होगा। आसान था ये भी। नेक्स्ट देखते हैं, तो इसमें क्या है, द लेटर्स एल एम एन ओ पी क्यू आर एस, ठीक है, एंड टी इन देयर ऑर्डर आर सब्सटीट्यूटेड बाय 9 इंटीजर्स। ये सब लेटर्स क्या है, ऑर्डर में है, ऐसे लिखे हुए हैं। तो ये लेटर्स हमारे पास जो गिवन है ये सब ऑर्डर में है। ठीक है, इनको किससे रिप्लेस कर दिया गया है, हमारे पास ये लेटर्स गिवन है, ये सब ऑर्डर में है, तो इसको ऑर्डर में लिख देंगे, हम ऐसे लिख लेंगे, एल एम
ठीक है, ये लेटर हमारे पास गिवन है, तो ये एक ऑर्डर में लिखे हुए हैं, तो इनको किससे सब्स्टिट्यूट किया गया है, 9 इंटीजर से किया गया है, 1 to 9 कोई भी इंटीजर्स है वो इनको असाइन किया गया, उनसे इसको सब्स्टिट्यूट किया गया है, बट नॉट इन दैट ऑर्डर। अब जरूरी नहीं है कि 1 2 3 4 ऐसा गिवन है, कैसे भी हो सकता है उल्टा पुलट, मतलब 1 इस साइड भी हो सकता है, किसी को भी 1 दिया जा सकता है, 2 किसी को भी दिया जा सकता है, किसी ऑर्डर में 1 to 9 नहीं गिवन है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है कि 4 इज असाइन टू P, तो P को कौन सा नंबर गिवन है, 4, ठीक है। उसके बाद द डिफरेंस बिटवीन P एंड T इज 5, P और T के बीच में जो डिफरेंस है वो 5 का है, तो 5 का डिफरेंस कब आ सकता है, जब T को 9 गिवन हो, 9 - 4 = 5, ठीक है। अगर 5 का डिफरेंस 4 से देखें तो -1, तो -1 तो असाइन नहीं है, 1 से 9 असाइन है, तो T को कौन सा नंबर गिवन है, 9 गिवन है। फिर कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन N एंड T इज 3, N और T के बीच में डिफरेंस क्या है, 3 का है, ठीक है। 9 मैक्सिमम, इससे ऊपर तो नहीं जा सकता, तो इसमें से 3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 6, तो N को क्या असाइन है, 6 असाइन है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि व्हाट इज द इंटीजर दैट इज असाइन टू N, तो N को क्या नंबर गिवन है, तो N को क्या नंबर गिवन है, 6 गिवन है। आसान था ये बहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो ये क्या कह रहा है, नंबर ऑफ डेथ्स अमंग द आर्मी पर्सनल इज 8 in 1000 but among the civilian population it is 20 per 1000, but among the civilian population it is 20 per 1000, ठीक है। ये कह रहा है कि जो आर्मी पर्सनल है वहां पे डेथ पर 1000 कितनी है, 8, बट सिविलियन के केस में कितनी है, इट इज 20, ठीक है, ठीक है। तो ये कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन्फेरेंस कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द स्टेटमेंट, तो हमारे पास ये 2 स्टेटमेंट गिवन है, इन दोनों स्टेटमेंट से हम क्या बता सकते हैं, क्या कह सकते हैं, इट इज बेटर टू ज्वाइन द आर्मी, क्या ये कहना सही है कि आर्मी ज्वाइन करे, वो ज्यादा बेटर है कि वहां पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाएगी, तो कहीं ना कहीं डेथ रेट जो है कम है आर्मी में, तो आर्मी ज्वाइन कर देनी चाहिए, क्या ये कहना सही है, नहीं, ऐसा तो नहीं है, मतलब ऐसा कोई इन्फेरेंस नहीं निकाल सकते हम। सेकंड क्या है, द रिलेशनशिप इज फॉर्चुअस, ठीक है, ये भी कुछ मतलब ऐसा कुछ बात नहीं है। अगर थर्ड स्टेटमेंट देखूंगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स इज वेरी हाई विद इन द आर्म्ड फोर्सेस, तो ये कह रहा है क्वालिटी ऑफ लाइफ, तो कहीं ना कहीं अगर डेथ रेट कम है, ठीक है, और ये भी डेथ रेट किस सेंस में है कि मतलब बहुत सारी बार क्या होता है कि भाई कन्फ्रंट्रेशन हो गई, बहुत सी बार कन्फ्रंट्रेशन होती है तो वहां पे डेथ हो जाती है, ठीक है, तब इतना 8 आ रहा है, नहीं तो और भी कम है ये, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ या लाइफ जो वो जी रहे हैं, खाना पीना उनका ज्यादा अच्छा है, उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा है, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स इज वेरी हाई विद इन द आर्म फोर्सेस, क्या ये कह सकते हैं हम, सर्टेनली हम कह सकते हैं, आंसर क्या होगा, यही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो ये क्या कह रहा है, लोकेशन ऑफ बी इज नॉर्थ ऑफ ए एंड लोकेशन ऑफ सी इज ईस्ट ऑफ ए, मतलब कि अगर ए यहां पे है, अगर ए यहां पे है तो बी की लोकेशन क्या है, इट इज नॉर्थ ऑफ ए, बी क्या है, नॉर्थ में है ए के, ठीक है। फिर कह रहा है सी इज ईस्ट ऑफ ए, तो सी कहां पे है, ईस्ट में है, यहां पे सी कहां पे, ईस्ट में है, बी क्या है, नॉर्थ में है, ठीक है। और डिस्टेंस भी गिवन है, ए बी जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 5 किलोमीटर है, ठीक है, और ए सी डिस्टेंस है वो कितनी है, 12 किलोमीटर है। तो ये क्या पूछ रहा है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन किलोमीटर बिटवीन द लोकेशन ऑफ बी एंड सी, तो इन दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी होगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं हम इसमें, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होती है, हाइपोटेनस के बराबर होती है, और इसमें पाइथागोरस थ्योरम अगर हम यूज करेंगे तो 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, मतलब ये स्क्वायर, और ये कितना आएगा, 13 किलोमीटर, मतलब ऐसे आएगा ना, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू एल्टीट्यूड का स्क्वायर दैट इज 5 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, बेस दैट इज 12, ठीक है। तो ये 169 आएगा, ये 25 आएगा, प्लस ये 144, तो ये भी 169 के बराबर है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी होगी, 13 किलोमीटर, ठीक है। तो डिस्टेंस पूछिए इसने 13 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 कार्स दे स्टार्ट्स टुवर्ड्स ईच अदर, 2 कार है, दोनों एक दूसरे की तरफ चल रही है। अगर मान ली ए एक कार यहां पे खड़ी है और बी पे दूसरी कार खड़ी है, अब वो दोनों एक दूसरे की तरफ चल रही है, दोनों एक दूसरे की तरफ चल रही है, तो ये क्या कह रहा है, उनके बीच में डिस्टेंस कितनी है, 160 किलोमीटर, ये डिस्टेंस कितनी है, 160 किलोमीटर, ठीक है। दे स्टार्ट एट द सेम टाइम, तो किस टाइम पे स्टार्ट हुई वो, 8:10 पे सुबह, दोनों कार इस टाइम पे स्टार्ट हुई है। इफ द स्पीड ऑफ द कार्स आर 50 किलोमीटर एंड 30 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली, इसकी स्पीड कितनी है, 50, इसकी स्पीड कितनी है, 30 किलोमीटर, ठीक है।
तो दे विल मीट ईच अदर एट टाइम, तो मतलब कितने टाइम के बाद वो एक दूसरे से मीट करेगी, या कितने टाइम मतलब एग्जैक्ट किस टाइम पे वो मीट करेगी। ठीक है, तो हम ये निकाल सकते हैं कि अगर वो इस टाइम पे स्टार्ट हुई तो कितनी देर के बाद वो एक दूसरे से मीट करेगी, फिर वो इस टाइम अगर इसमें ऐड कर देंगे तो हमें टोटल टाइम पता चल जाएगा कि उस टाइम कितना टाइम हो रखा है। अगर ये कार 0 की स्पीड पे ऐसे ही खड़ी है तो इसकी स्पीड कितनी होगी, 50 किलोमीटर पर आवर होगी। और अगर ये भी ऐसी खड़ी है तो इसकी स्पीड कितनी होगी, 30 किलोमीटर होगी। अगर मैं ऐसा करूं कि मैं इसके रेस्पेक्ट में 0 की स्पीड कर दूं, ठीक है, इसको ऐसे ही रेस्ट पे मान लूं और इसकी स्पीड काउंट करूं इसके रेस्पेक्ट में, ठीक है, और टोटल डिस्टेंस हमें गिवन है, तो हम टाइम बता सकते हैं कितने टाइम बाद वो दोनों एक दूसरे से मीट करेंगे। ठीक है, कैसे बताएंगे, देखते हैं। सिंपल चीज है कि अगर दोनों इस सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है, तो उनकी रिलेटिव स्पीड आपस में कम हो जाएगी। लेकिन अगर दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, तो स्पीड बढ़ जाएगी ना, कि अगर यहां से यहां तक जाने में ए को टाइम लग रहा था 10 मिनट, ठीक है, अब क्या है कि ये भी चल रहा है तो ये डिस्टेंस कम हो जाएगी, ये थोड़ा सा इस साइड आ जाएगा। अब ए को सिर्फ इतना डिस्टेंस कवर करना है, ठीक है ना, समझ रहे हो। अब इतना डिस्टेंस करना है उसी स्पीड में, तो कहीं ना कहीं टाइम घट जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि अगर मैं इसको रेस्ट पे मान लूं तो ए की स्पीड बढ़ गई कि भाई इसी टाइम में ये यहां पे आ रहा है, और अगर यहां से यहां, अब इसको यहां से फिर से यहां जाना है उसी स्पीड में, तो ज्यादा टाइम लगेगा ना, तो कहीं ना कहीं इस टाइम में टाइम कम लगेगा यहाँ इस डिस्टेंस पे आने में, क्योंकि ये भी तो कुछ डिस्टेंस चल के आ चुका, तो इसको यहाँ पे आने में कम टाइम लगेगा पहले के मुकाबले, पहले के कंपैरिजन में। तो इसकी स्पीड रिलेटिवली बढ़ गई। कैसे बढ़ गई कि हमने इसको रेस्ट में मान लिया, ये 30 किलोमीटर हमने इसमें ऐड कर दी, ठीक है, तो इसकी स्पीड कितनी होगी, 80 किलोमीटर पर आवर होगी। ठीक है, अब 80 किलोमीटर की स्पीड से इसको यहाँ पे यहाँ जाना है, ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितनी है, 160 किलोमीटर है। तो टाइम कितना लगेगा इसको, 160 डिवाइडेड बाय 80, तो कितना लगेगा, टाइम कितना लगेगा, 2 आवर। ठीक है, तो अभी कितने टाइम पे स्टार्ट किया था, 8:10 पे स्टार्ट किया था। 2 घंटे के बाद वो एक दूसरे से मिलेंगे, तो 2 घंटे के बाद 8 बजे के बाद 2 घंटे कितने होंगे, 10:10 पे। इस टाइम पे वो एक दूसरे से मीट करेंगे। ठीक है, यही पूछा था, हमने बता दिया, आसान था ये क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या कह रहा है कि देयर आर 50 स्टूडेंट्स एडमिटेड टू अ नर्सरी क्लास। नर्सरी क्लास में कितने बच्चे एडमिट हुए, 50। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने, 50 है। सम स्टूडेंट्स कैन स्पीक ओनली इंग्लिश एंड सम कैन स्पीक ओनली हिंदी। कुछ सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं, कुछ सिर्फ हिंदी बोलते हैं। और 10 स्टूडेंट्स कैसे हैं, जो दोनों बोलते हैं, हिंदी भी बोलते हैं और इंग्लिश भी बोलते हैं। मतलब अगर ये स्टूडेंट्स ये है कि जो सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है, और ये स्टूडेंट्स है जो हिंदी बोलते हैं, ठीक है, ये हिंदी बोलने वाले होंगे, ये इंग्लिश बोलने वाले होंगे। तो इसमें हिंदी और इंग्लिश में ये वाले जो स्टूडेंट्स होंगे ये तो दोनों बोल देंगे, इनको हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों आती है। और ये नंबर कितना है, 10 गिवन है। ये नंबर कितना है, 10 गिवन है। तो इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु कैन स्पीक इंग्लिश, तो इंग्लिश बोलने वाले कितने हैं, 21 है। ठीक है, इंग्लिश बोलने वाले कितने हैं, 21 है। मतलब ये पूरे कितने हैं, 21 है। ठीक है, तो अगर मैं ये बाहर वाले निकाल दूं, बाहर वाले सिर्फ ये वाले, तो ये वाले कितने होंगे, जो सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं वो कितने होंगे, सिर्फ इंग्लिश वाले, ये 10 हट जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 21 जो इंग्लिश बोलते हैं पूरे, और 10 जो इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों बोलते हैं। तो सिर्फ इंग्लिश वाले कितने होंगे, 21 - 10, 11 बच्चे सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं। फिर क्या कराए कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स कैन स्पीक, आगे इसने पूछा है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स कैन स्पीक हिंदी, तो हिंदी कितने बोलते हैं, टोटल 50 थे हमारे पास, टोटल 50 थे। सिर्फ इंग्लिश वाले कितने, 11, तो हिंदी वाले कितने होंगे, 39 होंगे हिंदी वाले। और हिंदी प्लस इंग्लिश वाले कितने थे, 10 थे। तो 10 इसमें से माइनस करेंगे तो 29 सिर्फ हिंदी वाले आ जाएंगे, सिर्फ ये वाले। तो ये वाले सिर्फ ये वाले कितने हो गए हमारे पास, 29 जो सिर्फ हिंदी बोलते हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने, 50, 29 सिर्फ हिंदी बोलते हैं, 11 सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं। ठीक है, और 10 क्या है, दोनों बोलते हैं, हिंदी भी और इंग्लिश भी। ठीक है, तो पूछा क्या है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स कैन स्पीक हिंदी, तो हिंदी कितने आए थे हमारे पास, 39। ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट। फिर पूछा इसने हाउ मेनी कैन स्पीक ओनली हिंदी, तो ओनली हिंदी वाले कितने आए थे, ये 10 जो हिंदी प्लस इंग्लिश बोलते हैं, ये माइनस करेंगे 29। ठीक है, और थर्ड पूछा है हु कैन स्पीक ओनली इंग्लिश, तो इंग्लिश वाले टोटल थे 21 में से 10 जो दोनों बोलते हैं वो हट गए, तो कितने जो ओनली इंग्लिश बोलते हैं, 11। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन।
ये भी आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ए गार्डनर इंक्रीज द एरिया ऑफ हिज रेक्टेंगुलर गार्डन बाय इंक्रीजिंग इट्स लेंथ बाय 40% एंड डिक्रीजिंग इट्स विड्थ बाय 20%। तो अब जो एक गार्डनर था, उसका गार्डन कुछ इस टाइप का था, ठीक है, गार्डन इस टाइप का था कुछ। तो ये होगी उसकी लेंथ और ये होगी ब्रेड्थ, विड्थ, ठीक है, ये होगी लेंथ और ये होगी विड्थ, ठीक है। तो अब उसने क्या किया, इस लेंथ को 40% बढ़ा दिया, तो लेंथ कितनी हो गई, कितनी हो गई 140/100 न्यू लेंथ ये हो गई। अब विड्थ को क्या किया उसने, विड्थ को 20% कम कर दिया गया, तो 20% कम कर दिया गया, तो विड्थ कितनी होगी 80/100 W, मतलब पहले W थी, अब होगी 80% भी 20% कम होगी, तो पहले की कितनी बची 80% ऑफ W, तो ये होगी 80% ऑफ W, और ये कितनी होगी 40% बढ़ने के बाद, तो ये 40% बढ़ गई, अब होगी 140% ऑफ L, ठीक है। तो अब एरिया बताना है कि एरिया कैसे चेंज किया है। पहले एरिया कितना था L इंटू बी, ठीक है, लेंथ इंटू विड्थ, पहले एरिया ये था। अब एरिया कितना हो गया हमारे पास, न्यू लेंथ कितनी है 140/100 L इंटू 80/100 इंटू W, न्यू एरिया ये है हमारे पास। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, तो हमारे पास न्यू एरिया कितना आ गया, ये आ गया। पहले एरिया कितना था, पहले एरिया ये था, ठीक है। अब नया एरिया कितना है 112/100 इंटू LW, तो ये इसका कितने रेस्पेक्ट में ज्यादा है कम है, तो ऑब्वियसली ज्यादा है, 112 है, तो कितने परसेंट बढ़ गया, दैट इज द 12% इंक्रीज हो गया, तो 12% बढ़ गया। किसके मुकाबले, किसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में ये 12% बढ़ गया। तो न्यू एरिया जो है A डैश जो है वो कितना परसेंट ज्यादा है 12%, तो ऑप्शन क्या है, हैज इंक्रीज बाय 20%, नहीं, हैज इंक्रीज बाय 12%, तो हाँ ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन सही है, ये 12% इंक्रीज कर गया है न्यू एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारे पास 6 बुक्स है, दे आर लेबल्ड एज ABCDE एंड F, दे आर प्लेस्ड साइड बाय साइड, ठीक है। तो 6 बुक रखी है हमारे पास 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है, ऐसे साइड बाय साइड 6 बुक रखी है। उसके बाद क्या है, बुक ABCDE एंड F, ठीक है। बुक BCE एंड F हैव ग्रीन कवर्स, तो BCE और F के पास कैसा कवर है, ग्रीन है, ठीक है, उनके पास कैसा ग्रीन कवर है। फिर क्या कह रहा है कि बुक्स A B एंड D आर न्यू, ABD कैसी है, नई बुक है, A B और D न्यू बुक है, ठीक है। इसके बाद क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, ये सब ये न्यू बुक है, तो ये दूसरी जो होगी C E और F क्या पुरानी बुक होगी, ठीक है। इसके बाद इंफॉर्मेशन क्या है हमारे पास, बुक A B एंड C आर द लो रिपोर्ट्स, बुक A B C आर लो रिपोर्ट्स, तो A B और C ये क्या है, लो रिपोर्ट्स है, ठीक है। इसके बाद क्या इंफॉर्मेशन है कि वाइल द रेस्ट आर मेडिकल एक्सट्रैक्ट, तो ये सब ये 3 लो की रिपोर्ट है, ये मेडिकल एक्सट्रैक्ट है तीनों। तो इसने पूछा है विच 2 बुक्स आर ओल्ड मेडिकल एक्सट्रैक्ट एंड हैव ग्रीन कवर्स, तो मेडिकल एक्सट्रैक्ट ये पूछा इंफॉर्मेशन, ये पूछी हुई है, तो मेडिकल एक्सट्रैक्ट कौन कौन सी है, ये तीनों बुक है DEF, ठीक है। इसके बाद क्या है, ग्रीन कवर भी है, तो ग्रीन कवर किस पे, इन दोनों पे है। फिर क्या पूछा है, ओल्ड भी है, पुरानी भी होनी चाहिए, तो पुरानी कौन कौन सी बुक है, ठीक है। तो इसने क्या क्या पूछा है, ओल्ड बुक पूछी है, तो ओल्ड बुक कौन कौन सी है, ये तीनों न्यू है, तो ओल्ड में ये दोनों और ये, ठीक है। फिर पूछा है इसने मेडिकल एक्सट्रैक्ट है, तो मेडिकल एक्सट्रैक्ट कौन कौन सी है, 1 2 3, मतलब ये दोनों मेडिकल एक्सट्रैक्ट है, ये वाला हट जाएगा, ये वाला भी हट जाएगा। फिर तीसरी स्टेटमेंट क्या है, ग्रीन कवर्स है, तो ग्रीन कवर्स दोनों पे, E और F पे, तो आंसर क्या होगा, E एंड F होगा, ठीक है। आसान क्वेश्चन है, सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं भाई, क्या ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे, तो ये कह रहा है आउट ऑफ द टोटल ऑफ 120 म्यूजिशियंस इन अ क्लब, टोटल नंबर ऑफ म्यूजिशियंस कितने हैं, 120 है, 5% कैन प्ले ऑल द 3 इंस्ट्रूमेंट्स, तो 3 इंस्ट्रूमेंट हमारे पास कौन कौन से 3 इंस्ट्रूमेंट है, गिटार, वायलिन और फ्लूट, तो 5%, तो 5% ऑफ 120 दैट इज 6 मेंबर, दे कैन प्ले ऑल द 3 इंस्ट्रूमेंट्स, तो 6 मेंबर क्या गिटार, वायलिन और फ्लूट बजाते हैं, ठीक है। 120 टोटल नंबर है हमारे पास, 6 लोग क्या है, तीनों इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या इंफॉर्मेशन है,
इसके बाद क्या इंफॉर्मेशन है कि इट सो हैपेंस दैट द नंबर ऑफ म्यूजिशियंस हु कैन प्ले एनी एंड ओनली 2 ऑफ द अबव इंस्ट्रूमेंट इज 30। तो वे लोग जो सिर्फ 2 इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं और वो 2 इंस्ट्रूमेंट्स कोई से भी हो सकते हैं आउट ऑफ द 3, ठीक है। इतने कितने नंबर है 30, तो 30 लोग वो है। टोटल 120 थे, 6 क्या थे जो तीनों इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद इंफॉर्मेशन गिवन है कि द नंबर ऑफ म्यूजिशियंस हु कैन प्ले गिटार अलोन इज 40। सिर्फ गिटार बजाते हो और दूसरे इंस्ट्रूमेंट नहीं है, सिर्फ गिटार प्ले करते हो, वो कितने हैं 40 लोग हैं, ठीक है। तो अभी क्या क्या पूछा है इसने, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ दोज हु कैन प्ले वायलिन अलोन और फ्लूट अलोन। सिर्फ वायलिन और फ्लूट वाले बताने हमें, सिर्फ वायलिन और सिर्फ फ्लूट वाले बताने हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को, ऐसे अगर क्वेश्चंस को सॉल्व करना हो, डाटा इस तरीके से गिवन है, तो हम ऐसे इसमें हम क्या यूज करते हैं, वेन डायग्राम का यूज करते हैं। तो वेन डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं अभी कि जो गिटार वाले, पहले हम गिटार वाले लेते हैं, तो ये हो गए गिटार वाले जो गिटार प्ले करते हैं, ठीक है। फिर सेकंड गिवन है वायलिन, ठीक है। तो थर्ड वन इज फ्लूट, तो ये हो गया फ्लूट वाला। इसमें हमें क्या क्या गिवन है इंफॉर्मेशन कि जो तीनों प्ले करते हैं, तो तीनों कौन कौन से प्ले करते, तीनों कौन सा एरिया जो तीनों प्ले करते हैं, इस वाला ये वाला जो एरिया आएगा तीनों डायग्राम के अंदर आएगा। तो ये वाले लोग कितने होंगे 6, गिवन है 6 पीपल, ठीक है। फिर गिटार जो सिर्फ 2 इंस्ट्रूमेंट्स को प्ले करते हैं, तो 2 इंस्ट्रूमेंट्स को प्ले करते हैं, सिर्फ 2 को, 3 को नहीं करते, तो ये वाला एरिया उनके लिए होगा। तो उनके लिए ये वाला एरिया हो गया, ये वाला और ये वाला एरिया। तो ऐसे कितने लोग हैं 30, गिवन है ना एनी 2 वाले, तो ये वाले कितने होंगे 30 पीपल, ठीक है। और तीसरी इंफॉर्मेशन हमें गिवन है गिटार वाले, सिर्फ गिटार, तो सिर्फ गिटार में कौन सा एरिया आएगा, सिर्फ गिटार में ये वाला एरिया आएगा, ये वाला। ये कितने हैं 40 लोग। टोटल नंबर ऑफ म्यूजिशियन कितने हैं 120। बताना हमें क्या है कि जो सिर्फ फ्लूट और वायलिन बजाते हैं, वायलिन प्ले करते हैं, जो सिर्फ फ्लूट और वायलिन प्ले करते हैं, तो ये वाला एरिया हमें बताना है अभी। तो हमें सिर्फ ये वाला एरिया बताना है, ये वाला एरिया, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल नंबर कितना 120, 120 में से ये जो एरिया है इसके बाहर का एरिया, ये वाला सारा माइनस कर देंगे। तो इसको माइनस करने के लिए ये माइनस कर देंगे, ये कितना है, ये वाला ये वाला ये वाला 30 माइनस कर देंगे, तो 120, तो 120 माइनस ये वाला तीनों पोर्शन 30, माइनस ये वाला पोर्शन दैट इज 6, माइनस ये वाला पोर्शन दैट इज 40, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 44। तो 44 कौन कौन से लोग होंगे, ये वाले, ये वाले, ये कितने होंगे 44। तो ऑप्शन में बी में क्या गिवन है 44 पूछा गया, तो ये आंसर है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या कह रहा है हमारे पास कि 6 आइडेंटिकल कार्ड्स है, कितने कार्ड्स है 6 कार्ड है, ठीक है। एक टेबल के ऊपर रखे हुए, ईच कार्ड हैज नंबर 1 ऑन वन साइड एंड 2 ऑन अदर साइड। तो एक साइड में कार्ड के ऊपर एक साइड में क्या लिखा है 1 लिखा है, दूसरी साइड में 2 लिखा है। तो ऑल द 6 कार्ड्स आर प्लेस्ड इन सच अ मैनर दैट द नंबर 1 इज ऑन द अपर साइड। अभी कार्ड ऐसे रखे हैं, 6 कार्ड है, 3 4 5 6, तो तीनों पे ऊपर क्या नंबर है अभी 1 है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है कि इन वन ट्राई, अगर हम एक बार ट्राई करेंगे तो एग्जैक्टली 4 कार्ड्स आर टर्न अपसाइड डाउन। तो एक बार अगर हम ट्राई करते हैं, ना उससे कम ना उससे ज्यादा, तो एक बार के में 4 कार्ड ऊपर कर सकते हैं, ऐसे मतलब एक दूसरे टर्न कर सकते हैं। तो टर्न करेंगे तो दूसरी साइड क्या है 2 है, ठीक है। फिर क्या पूछा इसने, इन हाउ मेनी लिस्ट नंबर ऑफ ट्राइज कैन द कार्ड बी टर्न अपसाइड डाउन सच दैट ऑल द 6 कार्ड शो नंबर 2 ऑन द अपर साइड। तो कितने नंबर ऑफ अटेम्प्ट या कितने नंबर ऑफ ट्राई हम इसमें करें, अटेम्प्ट करें कि जो 6 के 6 कार्ड है उन पे अब 2 नंबर लिखा जाए। अभी कितना लिखा है 1 लिखा है, तो कितने ट्राई करें कि 2 लिखा जाए 6 के 6 कार्ड के ऊपर। अगर मैं ऐसे फर्स्ट ट्राई करूं तो फर्स्ट ट्राई में 4 कार्ड, एग्जैक्टली 4 कार्ड को हम टर्न कर सकते हैं। तो अगर मैं कोई ना कोई तो अटेम्प्ट करूंगा, अगर मैं फर्स्ट अटेम्प्ट करूंगा तो कोई ना कोई 4 कार्ड को चेंज होंगे। तो मैं मान लेता हूं कि इन कार्ड का फर्स्ट 4 कार्ड का नंबर चेंज हो गया, ठीक है। फिर हमारे पास ये दोनों कार्ड ऐसे एज इट इज रह जाएंगे। फिर मैं सेकंड ट्राई करता हूं, तो सेकंड ट्राई करने के लिए मेरे पास 2 ऑप्शंस होंगे, ठीक है। या तो मैं इस एक को
सिर्फ एक को और 3 2 को लेके टर्न कर सकता हूं, या मैं दोनों एक को लेके और दोनों 2 को लेके टर्न कर सकता हूं, और या फिर मैं इन चारों को टर्न कर दूंगा। अगर मैं इन चारों को टर्न करूंगा तो फिर पहले वाली इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास, उससे कुछ होना नहीं है, फिर वहां से अटेम्प्ट ट्राई बढ़ रहे हैं हमारे, तो ट्राई बढ़ाने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि हमें लिस्ट नंबर ऑफ ट्राइज पूछा गया। क्या पूछा गया है? लिस्ट नंबर ऑफ ट्राइज पूछा गया है। तो वो वाला केस हमारे काम का नहीं है। तो 2 केस है, आइदर हम 1 को सिर्फ एक 1 को दे और या दोनों 1 को दे। अगर हम सिर्फ एक 1 को देते तब देखते हैं क्या होगा। 2 ये वाली इक्वेशन बनेगी हमारी। एक केस बनेगा यहां पे कि हम दोनों 1 को दे दे, तब क्या बनेगा? ठीक है। अगर मैं इस वाले कंडीशन को, इस वाले केस को देखूं और इस वाले को देखूं, क्योंकि कार्ड 6 के 6 आइडेंटिकल है, एक जैसे कार्ड है, तो कहीं ना कहीं ये दोनों सिमिलर है कि इसमें भी 2 1 है, इसमें भी 2 1 है, बाकी 4 2 है, बाकी 4 2 है। तो कहीं ना कहीं फिर हम वही वापस आ गए। अब फिर से हमें सभी को 2 2 करना है, तो हमारे ट्राई बढ़ेंगे, ज्यादा होंगे। ठीक है, तो ये वाला केस हमारा काम नहीं करेगा। पहला केस एक हट गया, दूसरा भी हट गया। अब हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन था ये। ठीक है, सेकेंड ट्राई में हम यहां पे आ गए। तो अभी क्या हमारे पास थर्ड ट्राई बचता है, और एक ट्राई में हम 4 कार्ड को चेंज कर सकते हैं, 4 कार्ड की पोजीशन चेंज कर सकते हैं, अपसाइड डाउन कर सकते हैं। तो हमारे पास 4 कार्ड 1 वाले हैं। तो अब इनको टर्न करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? 2 आएगा। ठीक है, ये 2 ऑलरेडी है, यहां पे 2 आ जाएगा, यहां पे 2 आ जाएगा, यहां पे भी 2 आ जाएगा। तो 6 के 6 कार्ड पे क्या मार्क आ जाएगा? 2 आ जाएगा। यही हमसे पूछा गया है। तो कितने नंबर ऑफ ट्राइज हमें, कम से कम कितने नंबर ऑफ ट्राइज लगे? तो ये तीसरे वाला था, तो 1 2 एंड 3, तो 3 ट्राइज कम से कम लगेंगे। तो इसने क्या पूछा था? मिनिमम नंबर ऑफ ट्राइज पूछा था, दैट इज 3। तो आंसर आ गया हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस थे। ये 2014 के पीवाईक्यू सीरीज का किया हमने। अभी हम नेक्स्ट क्लास में क्या है 2015 सीसेट का पीवाईक्यू देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।